और हरियाणा की सीएम मनोहर लाल खट्टर ने क्या कहा है जगदीप धनखड़ के जीतने पर, वो भी सुनते हैं। उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी जीते हैं इतनी भारी बहुमत से। मैं अपनी ओर से, हरियाणा सरकार की ओर से उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि इस नए दायित्व के साथ देश में एक अपना जो दायित्व है, खास करके संवैधानिक पद का जो ये दायित्व है, इसको बहुत बखूबी निभाएंगे और देश को आगे लेकर के जाएंगे। और पीयूष गोयल ने भी, जो कि वरिष्ठ मंत्री हैं, उन्होंने भी जगदीप धनखड़ को बधाई दी है। The nation is blessed to have a son of a farmer, an eminent jurist as the Vice President of India, and I think both Prahlad ji as the Parliamentary Affairs Minister and I as the Leader of the House are very fortunate that we'll get a chance to work with Honorable Shri Jagdeep Dhanakhar ji, the Vice President of India. और हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर लगातार इस पूरी प्रक्रिया पर नजर रखे हुए थे। उपराष्ट्रपति के चुनाव की जो प्रक्रिया है उस पर सीधा उनका हम रुख करते हैं। हिमांशु, अब तो आधिकारिक ऐलान हो गया है, बधाइयों का दौर शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री गए, गृह मंत्री गए और भी कई मंत्री गए उनको बधाई देने के लिए। अलग अलग ट्वीट्स वगैरह के जरिए भी बधाई आ रही है, लेकिन जो प्रक्रिया है आगे की, उनको शपथ कब लेना है पद का, उसकी प्रक्रिया क्या होती है? हमने देखा राष्ट्रपति पद के लिए जो शपथ ग्रहण हुआ उसके लिए अच्छी खासी तैयारी की गई। उपराष्ट्रपति के लिए क्या होता है, अगर आप हमारे दर्शकों के लिए बता सकें। देखिए, अब वो नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति बन गए हैं और इसके बाद 10 तारीख को यानी 10 अगस्त को जो वेंकैया नायडू हैं, मौजूदा उपराष्ट्रपति, उनका कार्यकाल पूरा हो रहा है और उसके बाद नए राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण कराने की जो प्रक्रिया है वो पूरी की जाएगी। और उसके बाद फिर अभी क्योंकि एक कोशिश है कि इस सत्र में 12 अगस्त तक का समय है कि अपने इस शपथ लेने के बाद जो नए उपराष्ट्रपति हैं, नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति, वो राज्यसभा के चेयरमैन की कमान संभालें, क्योंकि इस सदन की जो अवधि है वो 12 अगस्त तक है और 10 तारीख को वेंकैया नायडू की विदाई होगी राज्यसभा से। तो उनके पास 2 दिन का वक्त होगा और एक मौका जरूर सरकार उनको देना चाहेगी नए चेयरमैन राज्यसभा के तौर पर वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें। लेकिन इस बीच एक जो महत्वपूर्ण जानकारी और आई है कादम्बिनी, वो मार्गरेट अल्वा का जो एक थ्रेड है ट्वीट्स का, उसमें उन्होंने बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें भी कही हैं। आपको याद होगा, हम लगातार ये रिपोर्ट करते रहे हैं कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के जो चुनाव हैं वो विपक्षी दलों के लिए एक अग्नि परीक्षा साबित होंगे। और निश्चित तौर पर हमने देखा कि राष्ट्रपति चुनाव में भी जो विपक्ष की एकजुटता थी वो तार तार हुई और उपराष्ट्रपति चुनाव आते आते विपक्ष और ज़्यादा बिखर गया। और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि 15 जून को जो 22 दलों की बैठक बुलाई गई थी वो ममता बनर्जी ने खुद बुलाई थी और वो चाहती थी कि विपक्ष एकजुट रहे, लेकिन उपराष्ट्रपति चुनाव आते आते खुद ममता बनर्जी ने विपक्ष से अपने आप को अलग कर लिया। और इस पर सीधा अप्रत्यक्ष तौर पर एक कटाक्ष करते हुए मार्गरेट अल्वा ने लिखा है कि ये जो चुनाव थे उपराष्ट्रपति के, ये एक मौका था विपक्ष के लिए एकजुट होकर काम करने का, इतिहास को भुलाकर आपस में विश्वास मजबूत करने का। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ पार्टियों ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर बीजेपी को फायदा पहुंचाने की कोशिश की है इन चुनावों में, और इससे जो विपक्ष की एकजुटता की जो सोच थी उसको उन्होंने विफल कर दिया है। और बहुत साफ इशारा ममता बनर्जी पर है, जिनके पास 36 सांसद थे। और आपको याद होगा कि जब शरद पवार ने ये ऐलान किया था मार्गरेट अल्वा की उम्मीदवारी का, तो ममता बनर्जी ने अपने आप को अलग कर लिया। तो मुझे लगता है बहुत सारे सवाल विपक्ष के लिए भी हैं इन नतीजों में। कादम्बिनी, बहुत शुक्रिया आपका हिमांशु इस पूरी चर्चा के लिए। तो विपक्ष के लिए कई सवाल हैं निश्चित तौर पर, और देखते हैं कि आगे क्या कुछ इसमें हो पाता है। लेकिन फिलहाल नए उपराष्ट्रपति अब जगदीप धनखड़ होंगे और शपथ लेंगे 11 को।